नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध मध्य प्रदेश की देहात की सरकार से यानी ग्रामीण सरकार से है। हम कह सकते हैं कि चुनावी साल है, हर तरफ से हर आदमी अपनी मांग को पूरी कराने की सरकार पर अपने अपने तरह से दबाव डालता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ और मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के सचिवों की। दरअसल 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत है, लगभग 24,000 के आसपास। उनके ग्राम पंचायत सचिव कह रहे हैं कि हमको 7वां वेतनमान क्यों नहीं दिया गया। जब मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है तो हमें वंचित क्यों, जबकि ग्रामीण पंचायत विभाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका सर्वाधिक है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश भी कह रहा है कि हमारी भी मांग यही है कि अग्रवाल जो आयोग था, वेतन आयोग, उसकी अनुशंसाएं 10 साल होने आ रहा है, अभी तक लागू क्यों नहीं की गई। सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, चुनाव में वोटों के घाटे का नुकसान भी उन पर आशंकित हो जाएगा। सीधी सी बात है कि ये मामला चुनावी है, वोटों का है और कहीं ना कहीं सरकार का भी है। महत्वपूर्ण विषय, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मध्य प्रदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री भूपेश गुप्ता जी, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिवों के संघ महासंघ के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, और वरिष्ठ पत्रकार थर्ड एम्पायर की भूमिका में देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में गुप्ता जी आपसे करना चाह रहा हूँ। ये सारा मसला है, हम ये नहीं कहते कि जो भी मांगे हैं वो आपने पहले कभी नहीं उठाई होंगी, लेकिन चुनावी साल में ही गांव की सरकार हड़ताल पर क्यों जा रही है। कल आप इस मुद्दे पर आंदोलन करने वाले, भोपाल में कल आपका संघ पंचायत सचिवों के साथ रैली निकालेगा। आखिर क्या वजह है कि चुनावी साल में सरकार की छाती पर हर कर्मचारी संघ घुटना क्यों रखता है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये बात चुनावी साल की नहीं है, बात निष्पक्षता की और न्याय की है। अभी आपने ये बात रखी है कि 2008 में अग्रवाल वेतन आयोग सरकार ने 2008 के विधानसभा चुनाव के पूर्व गठित किया था, और ये गठित किया था 2006 में जो 6वां वेतनमान लागू हुआ था उसमें जो विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए जी अग्रवाल वेतन आयोग ने 2008 में अपनी रिकमेंडेशन दी। 2009 में, 2010 में विधानसभा में रखी गई और 2010 से 2018 आ गया। सरकार पिछले 8 साल से बोतल लिखा रही थी, दूध नहीं पिला रही थी। अब 28 मई को जाके सरकार ने 40-50 संवर्ग के वेतनमान दुरुस्त किए, न्याय किया। सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन सरकार जो ग्राम पंचायत के स्तर पे मजबूत कड़ी के रूप में काम करने वाले जनपद पंचायत के सीईओज को ओवरलुक कर रही है, उनकी 10 साल पुरानी मांग को सुनने तैयार नहीं है, तो हम अपनी बात तो सरकार के सामने रखेंगे इसे नहीं। मगर इस मौके पर हम कह रहे हैं कि चुनावी मौका क्यों, इसके पहले क्यों नहीं होता। ये ताकत जो सारे संगठन में, आप अकेले आपकी बात नहीं कर रहा हूं, तमाम जितने भी संगठन है, चाहे अधिकारियों के हों, कर्मचारियों के हों या संविदा कर्मियों के हों, वो सभी के सब चुनाव के साल पर, हम ये नहीं कहते कि उनकी मांगे गैर वाजिब हैं, मांगे वाजिब हैं, लेकिन इस मौके पर ही क्यों? ये उसूल बन गया है और यही मुझे लगता है कि आज का दौर है। अगर मैं ये कहूँ कि 2012 के बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, 2018 में क्यों, 2008 की रिकमेंडेशन अग्रवाल वेतन आयोग की 2018 में क्यों, इलेक्शन के ठीक पहले क्यों? जब सरकार ने ही और निज़ाम ने ही अगर ये तय कर लिया है कि हमको जो कुछ करना है, कोई भूखा है, कोई रूठा है, कोई छूटा है, कोई पीछे है, कोई नीचे है, अगर हमको उनकी सुनवाई ठीक इलेक्शन के पहले करना है तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं इलेक्शन के पहले अपनी बात रखें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियासत में तो ये ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ये सौदेबाजी कही जाएगी। सरकार की बात भी कर रहे हैं कि सरकार अगर चुनावी साल में इस तरह के मुद्दों पर निर्णय करती है तो वो वोट पाने की गरज से करती है ताकि लोग नाराज ना हो और उनको वोट मिले। तो सियासत में ठीक है, लेकिन लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये सौदेबाजी की। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी, आपका मसला बहुत ही जमीनी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जो गांव खेड़ में काम करते हैं, ग्राम पंचायत में काम करते हैं, सरपंचों के साथ काम करते हैं और उस जगह काम करते हैं जहां लोग कानून की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि हमको ऐसा काम चाहिए, अब कानून से हमें मतलब नहीं है। कठिन परिस्थिति में आप काम करते हैं, लेकिन मेरा आपसे वही सवाल रहेगा कि अगर आप हड़ताल पर जाएंगे तो फिर जो आपकी गांव की सरकार है, जो ग्रामीण पंचायत की हम बात करेंगे,
वहां तो काम ठप हो जाएगा, या तो वो काम इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आप हड़ताल पर रहें तो भी काम चल जाएगा। और अगर महत्वपूर्ण है तो जो सवाल मेरा भूपेश गुप्ता जी था आपसे भी है कि चुनाव के समय क्यों? जैसा कि माननीय भूपेश गुप्ता जी ने कहा कि चुनाव के समय सिर्फ हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। सरकार के काम भी बहुत सारा सो पेंडिंग रखे जाते हैं, उसके बाद चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए, उनको प्रलोभन के रूप में एक तरह से मैं कहूँगा सरकार करती है। पंचायत सचिव गांव की जमीन। चलिए मेरे सवाल का आप बाद में जवाब दे दें। अभी तो आपकी जो मांगे हैं, जो आपकी दिक्कतें, उससे थोड़ा जनता को रूबरू कराएं, फिर आप मेरे। हमारी मांग सबसे ज्वलंत मांग है, जो मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सरकार ने आईएएस से लेकर आईपीएस, पटवारी, अध्यापक संवर्ग, पेंशनर और डिप्टी कलेक्टर सारे संवर्गों को 7वां वेतनमान दे दिया है। मात्र और मात्र सिर्फ पंचायत सचिव को वंचित किया गया है। यह प्रश्न आपके दिमाग में भी होगा कि 7वें वेतनमान में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि सचिवों को नहीं देना, कि सचिव के लिए प्रावधान नहीं उसमें। एक तो 7वें वेतनमान से वंचित किया गया। 6वां वेतनमान जो हमको सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 4 फरवरी को सीएम हाउस में बुला के दिया था, उस दिन हमारे वेतन की गणना थी वो अलग थी। और उसके बाद जब आदेश जारी हुआ तो उसमें हमारी सेवा 1995 से शुरू हुई थी। सरकार ने 2008 से मानी। 14 साल की सेवाओं को उड़ा दिया कि आप मानदेय पे काम करते थे, इसलिए उन साल को नहीं मानेंगे। 14 साल की महत्वपूर्ण सेवाएं। और एक धारा 92 का ऐसा काला कानून जो जुलानिया जी लागू करके गए, उसमें हजारों सचिवों को प्रभार से वंचित किया गया है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा प्रमोशन की 50% पदों पर प्रमोशन की अधूरी है। ये 4 ज्वलंत मांगे हैं जो सरकार के सामने हम लोगों ने रखी है। और ये आंदोलन इसी बात का है कि सरकार की उपेक्षा से हम त्रस्त हैं और सौतेले व्यवहार से हम त्रस्त हैं, और सिर्फ सौतेला व्यवहार पंचायत सचिवों के साथ हो रहा है। सिर्फ इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने कहा था कि धारा 92 जो बहुत काला कानून है, इसको थोड़ा बताएं कि ये क्या मामला क्या है, ताकि हम समझें कि ये धारा 92 क्यों कष्टप्रद है। धारा 92 पंचायत राज अधिनियम की धारा है, उसमें पंचायत में वसूली का प्रावधान है। वसूली से अर्थात कोई निर्माण कार्य होता है तो मान लो 1 लाख रुपए का निर्माण कार्य था, 50,000 का काम हुआ, 50 का काम नहीं हुआ मौके पे। अब मौके पे उसकी सामग्री पड़ी हुई है, इंजीनियर 5% 10% मान लो कहीं ऊंचा नीचा करने के चक्कर में मूल्यांकन नहीं कर रहा है, तो हमारा मूल्यांकन नहीं होने के कारण वो राशि वसूल की खाते में जा रही है। और वसूली किससे हो रही है? सचिव से हो रही है, सरपंच से नहीं हो रही। जबकि एक्ट में प्रोविजन है कि दोनों से आधे आधे पैसे वसूल किए जाए। सारा पैसा सचिवों से वसूल किया जा रहा। छोटा सा अगर 2,000 रुपए भी कानून तो काला नहीं है, कानून तो अच्छा है, थोड़ा सुधार की गुंजाइश है उसमें, क्योंकि नहीं, उसमें प्रावधान है श्रीमान, उसमें प्रावधान है कि आप यदि मेरे खिलाफ वसूली निकलती है तो आप मुझे नोटिस दीजिए, मैं से वसूली जमा कराइए। ऐसा थोड़ी कि आप मुझे सचिव प्रभार से वंचित कर दोगे 1 साल तक, 2 साल तक। इसलिए भी मैंने, क्यों आपने कहा काला कानून, हाँ, तो सवाल है कि अगर ये लापरवाही होगी, हाँ, निर्माण कार्य में होगी या निर्माण सामग्री में होगी, तो हम 7वां वेतनमान चाहते हैं। हम 14 वर्ष जो हमारे गुजर गए उस पर भी हम चाहते हैं कि उसकी भी भरपाई हो जाए। तो जिम्मेदारी पे हम क्यों पीछे हटना चाहते हैं? मैं लौटूंगा आपके पास, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। देवदत्त दुबे जी, हमने पहले भी कई बार इन मुद्दों पर बात की है कि एक तरह से ये चुनाव के वक्त, हालांकि उससे भूपेश गुप्ता ने कहा कि सरकार भी यही चाहती है, वो भी तो ऐसी करती है, ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। आप चुनाव के वक्त इसलिए कर्मचारी या कोई भी संगठन मांग करते हैं कि अगर आपने मांग पूरी नहीं की तो फिर चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा 2003 के पहले की बात है, कर्मचारियों ने कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह हमारी इस मांगों को नहीं मानेंगे तो हम सरकार से उनको वंचित कर देंगे, यानी इलेक्शन में हरवा देंगे। और वो चुनाव हारे। कारण थे, उस पर क्या कारण थे उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी की सरकार है और 15 सालों में बहुत सारे काम कर्मचारियों के सरकार ने किए हैं, और जो वेतन का बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार पर आता है वो भी इस सरकार ने झेला है। लेकिन मांगे हैं कि खत्म ही नहीं होती है। हम ये नहीं कहते कि जेन्युइन मांगे पूरी नहीं हो रही, लेकिन मांगे पूरी होनी चाहिए और कर्तव्य के नाम पे हमको बहुत ही रियायत होनी चाहिए, यानी हम बिल्कुल दामाद की तरह काम करना चाहते हैं। आप किस पर टिप्पणी? जैसा आप कई बार डिबेट में चर्चा भी कर चुके कि इस देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या वोट की है। सरकार या जो सत्तारूढ़ दल है, जब उसमें जीत के प्रति चाहत और बार बार सरकार में आने की तीव्र इच्छा रहती है, तब वो कई बार परिस्थितियों के आगे जाके भी, जो आज आर्थिक स्थिति वो है कमज़ोर है, इसके बावजूद आप पिछले 1 साल में देख रहे होंगे कि जो हड़ताल कर रहा है, जो मांगे हो रही, सरकार उनकी मांगे पूरी कर रही।
पहला प्रयास सरकार का होता है कि तुरंत हड़ताल समाप्त की जाए और जो भी होता है उन्होंने कहा हाँ किया। फिर बाद में जब वो जिन मांगों पे आश्वासन मिलते हैं और जो आदेश निकलते हैं उनमें अंतर होता है, तो फिर असंतोष बढ़ने लगता है। एक बार सरकार ये तय कर ले कि सरकार हमें इकबाल से चलाना है, हमें वोट या जीतने के लिए नहीं, तब ये परिस्थितियां नहीं बनेंगी। और जब आप एक संगठन को देते हो तो दूसरा भी मांगेगा, या तो आप सबके साथ एक साथ व्यवहार करो, अन्यथा ये परिस्थितियां बनेंगी, उनको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और सरकार ये मान के चलती है कि हमने बहुत दिया है, पंचायत सचिवों को नियमित किया है, उनका वेतन बढ़ाया है, उनके बहुत सारे अधिकारों को वापस किया है, जो पहले थे ट्रांसफर नीति बनी है, एक योग्यता निर्धारण हुआ है कि पहले तो योग्यता ही नहीं होती थी, उम्र की सीमा नहीं होती थी, कहीं 15 साल का भी सचिव है, कहीं 70 साल का सचिव है। तो सरकार ने बहुत सारे संशोधन किए हैं। उनकी स्थानांतरण की कोई नीति होती, स्थानांतरण नीति बनी, तो सरकार ने किए भी, और जो आश्वासन दिए और जो आदेश में नहीं निकले उसके कारण असंतोष भी है। तो सरकार एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पेश आए, जब भी वो हड़ताल समाप्त कराने की जल्दी में ना रह के टू द पॉइंट बात करे। लेकिन दुबे जी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन सख्ती से कहेगा कि चलो सरकार से हम भले चले जाएं लेकिन ये मांगे नहीं मानेंगे? ये जज्बा, ये मुश्किल काम है, लेकिन ये आगे पीछे करना पड़ेगा। क्योंकि मैं लौट रहा हूं आपके पास आऊंगा। भूपेश गुप्ता जी, 2003 के बाद से अगर हम देखें तो सरकार के खजाने पर, चाहे वो संविदा शिक्षक गुरुजी की बात हो, छठे और सातवें वेतनमान की बात हो, एरियर्स की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के खजाने पर बहुत बोझ बढ़ा है और विकास के बदले काफ़ी बड़ी रकम सरकार इस पर खर्च कर रही है। तो ठीक है, सरकार खर्च कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही, क्योंकि वो नियम के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद माने बॉल आती है कर्मचारियों के पाले में कि जितना उनको मिल रहा है, जितनी वो डिमांड करते हैं, उस हिसाब से वो काम करते हैं कि नहीं करते। एक बात, जैसे वो धारा 92 की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें एक दायित्व, एक जिम्मेदारी तय, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो उस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से डरने की जरूरत क्या है? हमको वेतन चाहिए, हमको काम की सुरक्षा चाहिए, माने सैलरी में आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सब जब मिलेगा तो जिम्मेदारी भी होगी। एक पुरानी कहावत है कि इल्लत से इज्जत मिलती है। अगर आप इल्लत से बचेंगे और इज्जत चाहेंगे तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ बोली हैं। नहीं, इसलिए कि बोली कि मैं चाहता हूं कि आप इसका समग्रता में गागर में सागर भर दें एक साथ। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम ग्रामीण सरकार के बारे में बहुत सारे इशूज़ को लेकर आपने आज बात करने की कोशिश की। IND 24 का धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हम हमेशा इतिहास से सीखते हैं। हम पीछे जाते हैं तो ब्रिटिश टाइम से जो हमें कल्चर मिला था या जो सिस्टम मिला था गवर्नेंस का, लिटरली वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए था। हिंदुस्तान में जो बड़ी समस्या थी स्टार्टिंग से, वो लॉ एंड ऑर्डर की थी। लॉ एंड ऑर्डर से चलते चलते हमारा देश जब विकास के पहियों पे दौड़ने लगा, तो बट नेचुरल आज से 15 साल 20 साल पहले कुछ 10-5 योजनाएं भी नहीं हुआ करती थी जिनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम गाँव में लोगों के पास जाया करते थे। आज आप आश्चर्य करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थोड़ी बहुत नहीं, सैकड़ों की तादाद में योजनाएं हैं जिनको लेके हमें जाना होता है। भाई दिनेश शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज का आगाज हुआ। तब के काम देख लीजिए, पंचायत सचिव का आज का देख लीजिए, और इस बीच में एक नई कड़ी रोजगार सहायक की भी जुड़ गई है। ये दोनों भाई मिलके ग्राम पंचायत में, आपने वजह फरमाया कि सुबह से लेके शाम तक हर आदमी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को ये एड्रेस करते हैं, उनको सुनते हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो आप अगर कंपैरेटिवली ये बात कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ रहे हैं, कंपैरेटिवली चैलेंजेस ही बढ़ रहे हैं, उतना वर्कलोड बढ़ रहा है, उतना टेंशन बढ़ रहा है। कैन यू इमेजिन दिस कि कितने प्रेशर के बीच में हमारे पंचायती राज के लोग काम करते होंगे। सीधा मध्य प्रदेश की 5.5 से 6 करोड़ आबादी को 23,000 पंचायतों में काम करने वाले सरपंच भाई, सचिव भाई, GRS भाई, और जैसे किसी की फरियाद नहीं सुनी जाती वो जनपद में आते हैं। आप तो खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं राघवेंद्र जी, किसी जनपद पंचायत में देखिए जाके, सुबह से शाम तक मेला लगा होता है। 1,500 लोग जनपद में आते हैं दरखास्तें लेके, अपनी मांग को लेके। तो हम ऐसा नहीं है जो आपने बोला कि इज्जत और इल्लत की बात, हम इज्जत भी कहेंगे, इल्लत की कोई बात नहीं है। हमको कर्तव्य बोध है, हमको हमें कितना काम करना चाहिए। मैं इस पर थोड़ा ठहरूंगा। ये जो कर्तव्य बोध की बात है, हमारा कहना यह है कि आप उसको बांट दीजिए। धारा 92 को सरपंच और पंचायत सचिव के बीच में बांट दीजिए कि लायबिलिटी दोनों में फिक्स कर दी जाए। लेकिन
सरकारी कर्मचारी स्थायी होता है, सरपंच आज है 5 साल बाद दूसरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सुविधाएं सरकार आपको देती है, इसलिए देती है कि आप सरकार के अंग हैं, आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आंदोलन की बहुत बड़ी वजह जिम्मेदारियों से बचने की भी होती है। मैं लौटूंगा आपके पास अगर आप इसका उत्तर दे पाए। सवाल ये नहीं है, सरपंच एक जनप्रतिनिधि है, वो आपसे बोलेगा, लेकिन अगर सरकारी तंत्र के पास निर्माण कार्य की सामग्री आई है, निर्माण कार्य हुआ है, आधा अधूरा, तो चिंता कौन करेगा उसकी? पंचायत सचिव की भूमिका घर में जैसे माँ की होती है, वैसे पंचायत में, ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव की भूमिका होती है। वो सरपंच का भी ध्यान रखता है कि वो कहीं गलत न फंस जाए, वो जनता की भी बातों को पूरी करता है और वो सरकार के हितों का भी ध्यान रखता है। दोहरी तहरी जिम्मेदारी उस पर। मैं राघवेंद्र जी कहना चाहूँगा, एक तो पहले पुरानी एक कहावत कोट करूँगा कि बतलाओ कोई ऐसा नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। जो हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच भाई हैं हमारे, ये निर्माण कार्यों की ग्राम पंचायत एक एजेंसी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि यही निर्माण एजेंसी जब नगर पालिका और नगर निगम में काम करती है तो वो जो ठेकेदार होता है वो 10%, 15%, 20% कमाई करेगा। अब उस पर नहीं जाना चाहते, नहीं, बात दूर तक जाएगी। दूर तक नहीं जाएगी, मैं जस्ट फिनिश कर रहा हूँ जी। हमारा जो ग्राम पंचायत का सरपंच है 1750 रुपए महीने में सरकार के लिए काम करता है, एक एजेंसी की तरह काम करता है। सचिव उसके साथ कंधे से वो विषय दूसरा है, दूसरा हम तो सिर्फ धारा 92 पे आ रहा हूँ मैं लौट के वहीं आ रहा हूँ। क्योंकि अब जब कोई भी निर्माण कार्य वो कराते हैं और निर्माण कार्यों में अगर थोड़ी भी ऊंच नीच होती है या उसमें विलंब होता है तो कई बार CSR रेट की भी स्थिति आती है, इसलिए ये धारा 92 की स्थिति बनती है। उसमें कोई सरपंच का उसमें दोष नहीं है, ना सचिव का दोष है। ये डिफाइन होना चाहिए नए सिरे से चीजें। जी चलिए, डिफाइन, मेरा कहना है कि डिफाइन कुछ भी हो जाए, लेकिन डिफाइन करने में ये चीज उसके केंद्र में होनी चाहिए, उसके सेंट्रल आइडिया में होना चाहिए कि जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की ज्यादा होगी क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अगर आप उससे बचेंगे तो फिर सुविधाओं की बात मत करिए, फिर आप बचते रहिए। दिनेश जी, आपकी इसमें क्या राय है? जैसा कि सर ने कहा और मैं भी कहना चाह रहा हूं कि धारा 92 का जो प्रश्न उठा है, धारा 92 में जो निर्माण कार्य की क्वालिटी होती है, इसको आप 1-2 वाक्यों में निपटा दें भले, क्योंकि ये विषय नहीं है। जी, निर्माण कार्य की क्वालिटी होती है, उसमें मूल्यांकन। सिर्फ मूल बात यह है कि जिम्मेदारी से आप बचने की कोशिश नहीं, करेंगे, जिम्मेदारी से लोग आप पर शक करेंगे। हम लोग जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं, जिम्मेदारी से हमने निभाई है, तभी मध्य प्रदेश मनरेगा में पूरे 3 बार अव्वल रहा है और इन्हें अवार्ड जीते हैं भारत सरकार से। इसलिए हम जिम्मेदारी से नहीं बचा। कोई सचिव और कोई हमारा सरपंच और कोई सहायक सचिव और संविदा कर्मचारी कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचा, इसलिए आज मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर चल रहा है। चलिए, जैसे मैं नियम की बात करना चाहूंगा राघवेंद्र जी, 1 मिनट और लूंगा आपसे। धारा 92 में 20 सेकंड इमीडिएट FIR की बात की जाती है कि FIR की जाए। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम और सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 ये कहते हैं कि कोई भी लघु सस्ती या दीर्घ सस्ती देने के पहले उसमें एक जांच अधिकारी और प्रस्तुत करता अधिकारी नियुक्त किया जाए, उसके बाद वो रिकवरी की और FIR की बात होना चाहिए। आप अगर FIR के नाम पे धारा 92 से डराओगे, आप दोनों से एक सवाल रहेगा, हम नियम कुछ भी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि चीजें सिस्टम में चलें, ताकि चीजें व्यवस्थित हो। मेरा कहना यह है कि आप सारे नियम हटा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए जो निर्माण सामग्री पहुंचती है, जो निर्माण कार्य होता है, उसमें उसके कार्य में ना तो घटियापन आए, गुणवत्ता में ना घटियापन हो और ना वो सामग्री बर्बाद हो, क्योंकि वो घूम फिर आप पर हम पर आती है। सरकार के ओवर ब्रिज से अच्छी क्वालिटी का काम ग्राम पंचायतों में हो रहा है। चलिए, बधाई इसके लिए आपको। शिवपुरी जिले में पुल भेजे अभी 3 महीने के अंदर, 3 महीने हुए अभी मंत्री उद्घाटन करके, उससे अच्छी क्वालिटी का काम ग्राम पंचायतों में होता है। आप ये चेक कर लें। इसलिए हमारे धारा 92 न हम धारा 92 से डर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन मेरा कहना है दिनेश जी, मेरा कहना है कि आंख का काम देखना है जी। अगर आंख देख रही है तो कोई बड़ा काम नहीं कर रही, क्योंकि उसका काम ही देखना है। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी को कोई काम का जिम्मा मिला है तो उसका काम ही उस जिम्मेदारी को 100% पूरी करना है। लेकिन अब जमाना यह हो गया कि अगर आप 100% पूरी करते हैं तो बधाई और लोग मेडल की बात करते हैं। दुबे जी, अंतिम दौर में है, आपकी बात के बाद हम कहानी की तरफ आएंगे। ये जो सारा मसला है, बिल्कुल वेतनमान मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसका टाइमिंग क्या है? ये वैसे राइट टाइमिंग है मांगों को पूरी कराने का, लेकिन मॉरल वैल्यूज पर जाएंगे तो ये ब्लैकमेलिंग का टाइम है। ना तो सरकार को पूरा करना चाहिए और ना इस तरह के मुद्दों को एंटरटेन करना चाहिए, लेकिन अब रिवाज हो गया है, ये रिवायत बन गई है। आपकी राय? बिल्कुल आपने सही कहा कि जब यमराज दौरे में खड़ा है, सरकार और नेता परेशान है, उनको चुनाव जीतने की पड़ी, ऐसे में आप ये मांगे रखेंगे, आपके ऊपर दायित्व है। ये भारत है, गांव प्रधान देश है और आप गांव में
काम पर समय ध्यान दें और सही सरकार चुने, इसके लिए ध्यान दें। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। हमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की मांगों से पूरी सहानुभूति है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगे सरकार शब्द से मान ले, लेकिन हमारा आग्रह भी है कि किसी दिन वो इस बात पर भी हड़ताल करें कि सरकार ने काम के घंटे कम कर रखे, हम कुछ ज्यादा काम भी करना चाहते। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सच मानिए कि लोग लोकतंत्र के मामले में खुश होंगे। बाखबर के इस रंग को हम समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आपको बता दें, मामला सर्दी जुकाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर भी शोध हुआ है। अगर हम बात करें कि एलोपैथी की जो दवाएं होती है वो सर्दी जुकाम के मामले में देशी दवाओं की तुलना में ज़्यादा कारगर नहीं होती है। देशी दवाएं ज़्यादा कारगर होती है। ये हमारी दादी और नानी माँ के नुस्खों में था, लेकिन अब इसको डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया रिसर्च के जरिए। सर्दियों का मौसम आते ही लोग सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं। इसमें नींबू और शहद जैसे घरेलू नुस्खे की जो दवाइयाँ शामिल होती है वे अंग्रेजी दवाइयों से ज़्यादा असरदार होती हैं। दरअसल खांसी से छुटकारा पाने के लिए सिरप गले के पिछले हिस्से में रिसेप्टर्स पर परत चढ़ाकर खराश को कम करता है। इसी वजह से ज़्यादातर सिरप गाढ़े होते हैं। डॉक्टर वैन अपने बचपन की एक घटना को याद करते हुए, जो शोधकर्ताओं की टीम के लीडर हैं, वो कहते हैं कि एक बार उनकी मां ने खांसी होने पर गर्म पानी, नींबू और शहद वाला सिरप उन्हें दिया, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की तो उनके मन में ऐसे घरेलू नुस्खों के प्रति एक तरह का अविश्वास हुआ। इस बारे में उन्होंने कहा कि डॉक्टर वैन ब्रिटेन की हॉल यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत खांसी के विशेषज्ञ यानी सर्दी जुकाम के विशेषज्ञ एलिन मॉरिस से हुई। मॉरिस ने कहा कि डॉक्टर वैन को वोदका और मिर्च खिलाई, जिससे वैन को तेज खांसी होने लगी और उसके बाद उन्हें नींबू और शहद वाला सिरप दिया गया। खांसी रुकते ही डॉक्टर वैन के मुंह से निकला, यह तो चमत्कार ही है, लेकिन क्या यह मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले कफ सिरप से भी ज़्यादा असरदार होते हैं? डॉक्टर वैन ने कहा कि निश्चित रूप से ये उन दवाओं से ज़्यादा बेहतर होते हैं जो मेडिकल साइंस बनाता है। तो कुल मिला के बाखबर में आज हमने बात तो आपसे की है देशी नुस्खों के बारे में, लेकिन वे देश के नुस्खे मेडिकल साइंस को भी कई बार मात देते हैं। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।